नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने इस देश पर असली आपातकाल लगा दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश की संवैधानिक परंपराओं की तितांजलि दे दी है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। नरेंद्र मोदी ने असल में इस देश को नजरबंद कर दिया है। जी हां, इसके बाद वो विधवा विलाप करता है, इसके बाद वो रुदन करता है, वो खुद संविधान से खिलवाड़ करता है, संवैधानिक परंपराओं से खिलवाड़ करता है। आज हम यह बात क्यों कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये सब चौपट कर दिया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार लोकसभा, जो कस्टोडियन होती है इस देश के लोगों की, इस देश के लोगों की आवाज की, और इस देश के जो सांसद हैं उनकी, तो वो लोकसभा अध्यक्ष पद पर उन्होंने एक काला अध्याय लिखने वाले सांसद को लोकसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। विपक्ष के साथ सहमत बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तानाशाहीपूर्ण फैसला लिया। मजबूरन भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, और यह चुनाव इसलिए होगा क्योंकि उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तिथि नहीं घोषित, जबकि संविधान के अनुच्छेद 93 में साफ साफ कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। यह नहीं कहा गया है कि बाद में कर लेंगे या ये करना है, चुनेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी उसे खत्म कर रहे हैं। सामान्य तौर पे परंपरा होती थी कि विपक्ष सहयोग करता था इसमें, और जो लोकसभा अध्यक्ष होता था वो सत्ता पक्ष का होता था और उपाध्यक्ष विपक्ष का होता था। यह एक बड़ी साम्य प्रक्रिया थी, क्योंकि जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनता है वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देता था, जिससे वह किसी भी दल से संबद्ध न रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी स्वस्थ परंपरा थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सारी परंपरा तोड़ दी, और ओम बिरला जो अभी तक लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी परंपरा तोड़ दी। वो एक पार्टी के एजेंट की तरह काम करते रहे। एजेंट की ही तरीके से हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी काम करता है, और अब तो राष्ट्रपति भी करता है। तो ऐसी स्थिति में हम यह देख रहे हैं। तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज से 50 साल हो गए, आपातकाल लगा था। हालांकि 50 साल नहीं हुए, 49 साल हुए। वो आपातकाल कैसे लगा था, इस पर आपसे बात कर। यह आपातकाल लगाने के लिए मजबूर किसने किया था, क्यों हुआ था, इस साजिश का बताता हूं। आज भी रॉ की और आईबी की रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चलेगा, भारत के तमाम सारे नेता सीआईए के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका के इशारों पर काम कर रहे थे, और भारत के की स्थिरता को खत्म करना चाह रहे थे। जी हां, क्यों हुआ यह, इस पर आता हूं। पहला, श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहां के राजे रजवाड़ों का प्रीवी पर्स खत्म किया, जिसके कारण वो बौखला गए। उन्होंने भारी मात्रा में पैसे का इस्तेमाल किया और तमाम तरह के इन नेताओं पर पैसा खर्च किया कि आप लड़ो और इंदिरा गांधी की सरकार उखाड़ फेंको और हमारे को तमाम चीजें देश की हड़पने का अधिकार दे दो। बहरहाल वह बात नहीं बनी। उधर पाकिस्तान को भड़काया जा रहा था, और पाकिस्तान के जरिए जिस तरीके से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी,
भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1971 में। श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देती है, और जब दो टुकड़े कर देती हैं तो घबराहट हो जाती है। उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी चीन को सबक सिखा चुकी। चीन में से छीन करके सिक्किम को भारत में मिला लेती हैं, नाथुला में चीन को बुरी तरह हराती हैं। वह भी खिलाफ। जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करती हैं तो अमेरिका धमकी देता है कि हम अपना 7वां युद्ध बेड़ा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं 7वां नहीं 70वां भेज दो, हम डरने वाले नहीं। और उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, जिसके कारण आज तक पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पाया और हमसे लड़ नहीं पाता है। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी पे और दबाव डाले गए, वो नहीं मानी तो फिर यहां के नेताओं को खरीदने का क्रम अमेरिका ने शुरू कर दिया। यहां तमाम तरह से CIA ने वर्किंग शुरू की। कुछ पैसे में गए, कुछ और चीजों में गए, कुछ पद चाहते थे, कुछ इस तरह से चला। और तभी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को मजबूत करने और सैन्य रूप से ताकतवर बनाने के लिए परमाणु विस्फोट किया। और पहला परमाणु जो है परीक्षण पोखरण में हुआ 1974 में। इससे अमेरिका बौखला उठा, दुनिया की तमाम शक्तियां, चीन और ये सब बौखला उठे। और इन सब ने मिलकर के इस देश के तमाम नेताओं को, जॉर्ज फर्नांडिस को लगाया गया कि आप इस देश की लाइफलाइन है रेलवे, यदि ये रुक जाएगी तो आप सोचिए 17 लाख कर्मचारियों के साथ महीने भर रेल रुक गई। हालत यह हुई कि इस देश में अफरा तफरी मच गई, सामान नहीं पहुंच पा रहे थे, यातायात के साधन रुक गए, हड़तालें की गई, तमाम जगह हड़तालें करा दी गई। और ये सब किया गया। दूसरी तरफ तो ये चीन का और वो सारा कनेक्शन है, यहां अमेरिका और चीन एक साथ हो जाते हैं। और इसके बाद में आप देखें कि अमेरिका किस तरीके से मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो और इसी के साथ साथ जयप्रकाश नारायण हो, इन सब को अपने काबू में करते हैं और इनके जरिए पूरी अराजकता फैला दी जाती है। जयप्रकाश नारायण दिल्ली के गांधी मैदान से ऐलान करते हैं कि इस देश की सेना और पुलिस सरकार का आदेश मानना बंद कर दे, अदालतें कुछ भी ना देखें, न्याय ना करें, और तमाम तरह से अराजकता फैलाने का काम किया गया। लोगों को, युवाओं को बरगलाया गया, स्कूलों कॉलेजों में और बवाल करा दिए गए। और यह हालत हो गई कि देश में अराजकता फैल गई। तमाम सारे युवा घेर घेर करके सांसदों, विधायकों से जबरन इस्तीफे लिखवा रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे। बताइए क्या किया जाएगा इससे निपटने के लिए? या तो गोली चलाएं, लाठी चलाएं, तो उसके बजाय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पर चिंतन किया और अपने मंत्रिपरिषद से चर्चा की। मंत्रिपरिषद ने आपातकाल लगाने का जो संविधान में प्रोविजन है 352 से 360 जो है अनुच्छेद के तहत, उसके तहत उन्होंने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद में आपातकाल लगाने का प्रस्ताव लाया गया। मंत्रिपरिषद ने इसे पास किया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया और फिर राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी और राष्ट्रपति ने लिखा कि हां मेरा समाधान हो गया है कि इस देश की राजनीतिक स्थिति और देश की अस्थिरता, देश की एकता अखंडता खतरे में है, इसलिए लगाना पड़ेगा। 1978 तक के लिए आपातकाल लगा था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस दौरान सबसे चर्चा की, माहौल बनाया, कुछ जातियां हुई, निश्चित रूप से हुई। उन जातियों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1978 को माफी भी मांगी। आप सोचिए, उन्होंने कहा कि कोई अपनी जिम्मेदारी ले न ले, मैं लेती हूं और जो जातियां हुई हैं उसके लिए माफी मांगती हूं। इस देश की जनता के पास तमाम सारी चीजें थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने
उससे पहले ही माहौल बनाने की कोशिश की और फिर आपातकाल खत्म कर दिया। देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी हारी, लेकिन हारने के बाद भी 154 सीटें आई थी कांग्रेस की, 154, 34% वोट मिले थे, जो नरेंद्र मोदी उसी के इर्द गिर्द पहली बार जब प्रधानमंत्री बने 34% से बने थे, जान लीजिए। तो उसके बाद में इंदिरा, और आज भी 37%, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने, लेकिन ज्यादती उल्टा इंदिरा गांधी के साथ हुई। उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया 1 बार 2 बार और जिस तरीके से किया गया। बहरहाल फिर 2.5 साल भी सरकार नहीं चला सके, सरकार गिरी, फिर से चुनाव हुआ और इस देश की जनता ने 43% वोट इंदिरा गांधी को देके, कांग्रेस को देके सत्ता सौंपी। 354 सीटें आई कांग्रेस की। अब आप सोचिए, इसके बाद में इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनती है तो उन सारे काम को करते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने कभी संविधान खत्म करने की नहीं सोची, उससे छेड़छाड़ नहीं की, उसको खत्म नहीं किया, बल्कि उसको सुधारा और उसमें चीजें लाए, जोड़ी। यह खूबी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी के लिए बचपन से, बालपन से लड़ी थी, जेल गई थी, हनीमून मनाने नहीं गई थी। एक जेल में पति बंद थे, एक जेल में पत्नी बंद। तो वो इंदिरा गांधी थी। उस नेहरू गांधी परिवार की इंदिरा देश के लिए शहीद हो गई। तो आपातकाल क्या गलत था? जब देश के अंदर विदेशी ताकतें साजिशें कर रही हो, देश में अराजकता फैल गई हो, देश के लोग भुखमरी और दूसरी चीजों से मर रहे हो, उनको सामान न पहुंच रहे हो, बाढ़ आ रही हो, कहीं पर सूखा पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उससे निपटा जाएगा या इनसे निपटा जाएगा? पेपर लीक नहीं हो रहे थे, लोगों को जबरदस्ती कानून इंपोज करके जेल में नहीं डाला जा रहा था। जो कानून बने हुए थे उन्हीं कानूनों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई हो रही थी, किसी पे फर्जी मुकदमे नहीं लग रहे थे। आज तो फर्जी मुकदमे लगते हैं, फर्जी कार्रवाइयां हो। मुझे आज भी याद है, नरेंद्र मोदी 2015 में सितंबर महीने में चंडीगढ़ आए थे, केंद्र शासित राज्य। यहां पर आए तो यह स्थिति कर दी गई कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, सारी दुकानें मार्केट बंद करने का ऐलान आदेश हो गया और हालत यह हो गई कि कोई अपने न घर के बाहर आ सकता है, ना अपनी दुकान पे जा सकता है, ना कुछ कर सकता है। 8 घंटे शहर नजरबंद कर दिया गया। जो विरोधी दल के नेता थे, महिलाएं थी, उन सबको ले जाकर के थानों में बंद करके बैठा लिया गया। इतना डर केंद्र शासित चंडीगढ़ में, जो वेल प्लान्ड है, जहां कोई इतना संकट नहीं है। क्यों? तब मैंने संपादकीय लिखा था, क्यों न इसे काला दिन माना जाए। तो काला दिन, काला अध्याय वह था, काला अध्याय वह था जब इसी स्पीकर ओम बिरला ने इस देश के 146 सांसदों को उसी संसद से निलंबित कर दिया था, निकाल दिया था। महुआ मोइत्रा की सदस्यता जबरन रद्द कर दी थी और न जाने क्या क्या ज्यादतियां की। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसका मुकाबला करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने आज जब शपथ ली तो उन्होंने उस शपथ के दौरान यह दिखा दिया कि वास्तव में वो जननेता है। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge
the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. और वो संविधान और देश के लिए समर्पित है। जब उन्होंने यह प्रदर्शित किया तो अपने आप में आवाज आ रही थी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, और भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे। वहीं अवधेश प्रसाद ने शपथ ली, जो अयोध्या से आते हैं, फैजाबाद से आते हैं। उन्होंने जब शपथ ली तो विपक्षी दलों की ओर से जय श्री राम बोला जा रहा था। आज भाजपा के लोग जय श्री राम नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि राम के चरित्र से ये दूर है, उन्हें बेचने वाले लोग हैं। तो यह स्थिति है। इसलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के और लोकसभा के सबसे सीनियर सदस्य के सुरेश को, जो दलित समुदाय से आते हैं, को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया, नामांकन कराया। और अब वो लड़ेंगे। जीत हार अलग विषय है, लेकिन यह चुनौती देंगे कि एक हम फांसीवादी ताकत को नहीं हम बर्दाश्त करते। हम लड़ेंगे, कमजोर भी होंगे तब भी लड़ेंगे, भले शहीद हो जाएं। यही तो संदेश दिया था कृष्ण ने दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, कि युद्ध करो, चाहे शहीद हो या जीत जाओ। तो राहुल गांधी ने गीता के उस सिद्धांत का पालन किया है। और अब युद्ध होगा, दुनिया को पता चलेगा कि भारत में लोकतंत्र कैसे खत्म किया जा रहा है, कैसे संविधान की धज्जियां नरेंद्र मोदी उड़ा रहा है। यह सब कुछ दिखाई देगा। जो सहमति की बात करता है, जो बात करता है सबको साथ ले चलने की, और लोकतंत्र से अपेक्षा करता है, विपक्ष से अपेक्षा करता है कि वो शालीनता के साथ सरकार चलाने में, देश चलाने में सहयोग करेंगे, उन्हीं के साथ वो ज्यादती करता है, संविधान की धज्जियां उड़ाता है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है। तो अब यह पूरा देश नहीं, दुनिया भी देखेगी कि अब पार्टी का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष होगा, ना कि आम सहमति से हर सांसद का कस्टोडियन होगा। जय हिंद।